आदरणीय भाई राजीव वर्मा जी, आदरणीय आलोक जी, आदरणीय बामनिया जी, यहाँ उपस्थित मेरे बहुत सारे मित्रों जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, कलाकारों, कबीर गायक गायन की मंडली जो एक बार हमारे यहाँ आ चुकी है और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण कर चुकी है। सबसे पहले तो मैं अपने तीनों मित्रों को जिनको आज सम्मानित किया गया और वो पहले से ही बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये सम्मान उन्हें देने से सम्मान ही एक तरह से सम्मानित होता है। वो पहले से ही काफ़ी स्थापित लोग हैं और उनको अपने बीच में पाकर, ये तीनों ही मेरे मित्र भी हैं। कम से कम दो तो मैं मित्र क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं। उनकी कला से भी मैं परिचित हूँ, उनके स्वभाव से भी परिचित हूँ और एक तो हमारे कॉलेज के सीनियर भी हैं, तो इस तरह मेरे अग्रज भी हुए। बामनिया जी को भी मैं जानता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक बार गाने आए थे, कबीर बहुत अच्छा गाते हैं। मैं अन्य लोगों को जो कला व्योम ने सम्मानित किया उनका भी उनके प्रति भी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। और एक बड़ी आत्मीय संगोष्ठी आपने आयोजित की है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखते हैं कि तीनों लोग जो आज हैं उनमें से एक तो लोक गायक हैं, पर उस लोक गायक में कबीर की शास्त्रीयता को भी उन्होंने शामिल किया है। राजीव वर्मा जी फिल्म अभिनेता हैं, नाट्य अभिनेता भी हैं। आलोक नाट्य निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, दोनों काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो मैं कई बार इस बारे में सोचता हूँ कि लोक और शास्त्र के बीच का क्या पुल है, और ये पुल जो है कौन बनाता है, क्या समय बनाता है या चुनकर कोई व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ये पुल जो है समय के साथ साथ बनता चला जाता है और सारा संगीत हो, सारा अभिनय हो, सारा गीत हो, वो है तो लोक में ही और लोक से होते हुए वो शास्त्र में आता है। ऐसा नहीं होता कि वो शास्त्र से लोक में जाता हो। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। जलतरंग उपन्यास की बात की गई। हमारे जितने राग जिनको शास्त्रीय राग कहा जाता है, वो अधिकतर राग शुरुआत में लोक में ही अवस्थित थे और या तो वो क्षेत्रों के आधार पर उनका नाम रखा गया था, जैसे कि खंबाती भी एक राग था और सौराष्ट्री भी एक राग था और इस तरह के राग भी थे, या कि वो फूलों और रंगों के आधार पे नाम रखे गए थे कि बसंत था और हेमंत था और ये सारे राग थे, या फिर वो धीरे धीरे करके भक्ति के साथ जुड़े और वो भजनों के साथ अटैच हुए। तो आपको लगता है कि शास्त्रीय राग जो हैं वो प्रहर के अनुसार गाए जाने। जब ये वल्लभ संप्रदाय आया, वैष्णव संप्रदाय, तो उसने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी उसमें सारे अष्टछाप के कवि शामिल थे और उनको भजन गाने का काम दिया गया था और वो भजन वो थे जो लोक में पहले से ही थे, किंतु उनको जब राग में किया गया तो ये राग सारे प्रहर के हिसाब से हुए। तो जब श्रृंगार आरती होती है तो उसका राग गाया जाता है, शयन आरती होती है तो उसका राग गाया जाता है। इस तरह लोक जो है धीरे धीरे शास्त्र में प्रवेश करता है। अष्टछाप के कवि अपनी कविताओं के आगे राग भी लिखते थे। दुर्भाग्य से आज के कवि तो राग तो क्या लिखेंगे, छंद भी छोड़ दिया उन्होंने, लय भी लगभग छोड़ दी है। तो आज के कवियों की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमें अभी भी सूरदास याद रहते हैं, हमें और जितने बड़े कवि हैं याद रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं होलियों का देना चाहता हूँ। अभी आए तो राजीव भाई से बात कर रहा था, कल होली का प्रदर्शन हमने रविंद्र भवन में किया। ये सारी होलियाँ लोक में गाई जाती हैं जो कल वहाँ दिखाई गई, और उसके अलावा मेरे पास बड़ा स्टॉक है। तो मैं अपने घर में सुनता था कि ये होलियाँ गा रहे हैं, रॉ होलियाँ गाते थे और थोड़े अटपटे तरीके से गाते थे, है ना। उस पर के शब्द भी समझ में नहीं आते थे, लेकिन गाते बड़े उत्साह से थे। और धमार भी गाया जाता है। धमार सबसे कठिन फॉर्मेट है, लेकिन चतुर्वेदियों में धमार भी गाया जाता है और उतने ही उत्साह से, मतलब लय वगैरह तो मेंटेन कर लेते हैं। तो फिर मैंने
थोड़ा और गहराई से देखना शुरू किया और मैंने पाया कि अधिकतर लोक में जो राग गाए जाते हैं, लोक में जो होलियाँ गाई जाती हैं, उस उन पे सब में से किसी न किसी पर राग की छाया है। कोई तिलक कामोद में है, कोई तिलंग में है, काफ़ी तो बहुत ही गाई जाती है, चैती है, बिहाग है, ये सारे राग गाए जाते हैं होलियों में। और आप यदि पहचानने में सक्षम हैं तो आप पहचान लेंगे कि ये राग कैसे उसमें प्रवस्त हो गए। तो उसके बाद हमने उनको पहचान के लगभग 200-250 होलियाँ इकट्ठी करी, जो आगरा के आसपास के पूरे क्षेत्र की थी, मैनपुरी के आसपास की थी, और उनको फिर कन्वर्ट किया गया, पहले तो कच्चे फॉर्मेट में और उसके बाद उनको बड़े रागों में प्रस्तुत किया गया और फिर वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में प्रोफेशनल गायकों से गाई गई हैं। अब मैं पाता हूँ कि वो जो परंपरा को बचाने की बहुत सारी बात करते हैं ना, परंपरा का संवर्धन करना है, उसका संरक्षण करना है, ऐसे करना पड़ेगा कि वो आधुनिकता के से जुड़ाव महसूस करे। अब वो सीरीज़ जो हैं बच्चों ने अपनी गाड़ियों में लगा ली थी, बाद में लड़कियां जो शादी में नृत्य करती थी वो अब होलियों पे भी नृत्य करती हैं, और परंपरा इस तरह से क्रिएटिवली आगे बढ़ाई जा सकती है। तीसरा एक तो ये जो हुआ है, अब तो खैर उसको बैले भी शमा मालवी भी कर रही हैं, उस पर नृत्य लता मुंशी भी कर रही हैं, और दिल्ली में भी बड़ी डिमांड है। एक शो हमने दिल्ली में किया था तो उसको भी वहाँ ले जाने की बात होती है। इसी तरह एक एग्जाम्पल जीवंत आपके सामने है और वो कबीर गायन को लेकर है। कबीर बहुत कठिन कवि हैं वैसे, और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी न होते तो कबीर शायद स्थापित ही ना होते। कबीर को तो छोड़ दिया गया था, और हमारे जो मतलब भीष्म पितामह, यदि वो कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर राष्ट्रपिता हैं तो दयानंद सरस्वती पितामह हैं। अब हाल में मैं दयानंद सरस्वती पे बोलने गया था मॉरिशस, उनकी 200 जयंती थी, तो कबीर को भक्ति का कोई आदमी नहीं मानते। दयानंद सरस्वती शास्त्रीय व्यक्ति हैं, वो भक्ति का उनको कोई बड़ा कवि नहीं मानते, और वो कुछ ऐसे टिप्पणियाँ जो यहाँ नहीं करना चाहूँगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के बरक्स मूल रूप से कबीर को स्थापित किया, और फिर आप देखते हैं कुमार गंधर्व ने कबीर को ढूंढा मालवा में, और कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय ढंग से कबीर को गाया, जो अद्भुत है। मतलब आप सुबह कभी भी सुने, आपके दिल को छूता है, आपको रस से भर देता है, और ये पूरा लोक से शास्त्र में आने का एक और उदाहरण है। बामनिया जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, मैं जानता हूँ, वो भी कबीर गाएंगे, पर जो कुमार गंधर्व के गायन का तरीका है वो बामनिया जी का या कि प्रहलाद टिपाणिया का नहीं है। तो लोक को इस तरह से पहचानना भी हमें आना चाहिए। जहाँ भी जाएं आपको लोक की परंपरा मिलती ही है, और अभी कुछ उदाहरण मैंने दिए। उसके अलावा भी मैं यक्षगान के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अभी कर्नाटक में भी था, वहाँ यक्षगान के कुछ लोगों को सुनने गया था। तो ये जो सारी परंपराएं हैं, इनके संवर्धन का तरीका, इनका नवीनीकरण भी है, और नवीनीकरण ही आधुनिकीकरण भी है। और वो कितना स्वीकार होगा कितना नहीं होगा, इस पर एक सवाल हर समय होता है। तो आज आपने 3 ऐसे लोगों को चुना सम्मान करने के लिए, जो इस पूरी परंपरा के वाहक हैं, नया काम करते हैं। आलोक का अभिनय देख के मैं हर समय अभिभूत होता हूँ, और उसमें वो बंगाल का भावुक ट्रेडिशन है जो आपको बंगाल में जाने पे समझ में आता है। कुछ प्लेज में तो वो खुद ही बड़े फूट फूट कर रोने लगते हैं, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं प्ले में कि उसमें जाके वो रोने लगते हैं। राजीव बहुत ही सधे अभिनेता हैं, और वो आधुनिक समय के अभिनेता हैं, और उनके विचारों में भी वो आधुनिकपन रहता है। और बाकी बामनिया जी का प्रदर्शन आप देखेंगे ही। तो मैं तीनों को बहुत बधाई देता हूँ, आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को चुना। और आज का समय मित्रों अंतर्विधायी कार्य करने का, लोक और शास्त्र के बीच में आवाजाही करने का, नई व्याख्याएं करने का, नई तरह के दृश्य संधान करने का, म्यूज़िक में फ्यूजन का जो बात है, तो ये है। कभी वक्त मिलेगा तो आपसे और बहुत सारी बात नए समय में कलाओं के बारे में करूँगा। फ़िलहाल आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ। आप आए इसके लिए भी बहुत बधाई।